धर्मवीर भारती द्वारा लिखित गुनाहों का देवता, भाग 13। बिंती ने आकर खाना रखा। चंदर ने बहुत हंसते हुए बड़े मीठे स्वर में कहा, बिंती, आज तुम भी खाओ। नहीं, मैं नीचे खाऊंगी। अरे चल बैठ, गिलहरी। चंदर ने बहुत दिन पहले के स्नेह के स्वर में कहा और बिंती के पीठ में एक घूंसा मारकर उसे पास बिठा लिया। आज तुम्हें नाराज नहीं रहने देंगे। ले खा, पगली। नफरत से नफरत बढ़ती है, प्यार से प्यार जागता है। बिंती के मन का सारा स्नेह सूख सा गया था। वह चिड़चिड़ी, स्वाभिमानी, गंभीर और रूखी हो गई थी, लेकिन औरत बहुत कमजोर होती है। ईश्वर न करे कोई उसके हृदय की ममता को छू ले। वह सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अगर कोई किसी तरह उसके मन के रस को जगा दे तो वह फिर अपना सब अभिमान भूल जाती है। चंदर ने, जब वो यहाँ आई थी, तभी से उसके हृदय की ममता जीत ली थी। इसलिए चंदर के सामने सदा झुकती आई, लेकिन पिछली बार से चंदर ने ठोकर मारकर सारा स्नेह बिखेर दिया था। उसके बाद उसके व्यक्तित्व का रस सूखता ही गया। क्रोध जैसे उसकी भौहों पर रखा रहता था। आज चंदर ने उसको इतने दुलार से बुलाया तो लगा वह जाने कितने दिनों का भूला स्वर सुन रही है। चाहे चंदर के प्रति उसके मन में कुछ भी आक्रोश क्यों न हो, लेकिन वह इस स्वर का आग्रह नहीं टाल सकती, ये वह भली प्रकार जानती थी। वह बैठ गई। चंदर ने एक कौर बनाकर बिंती के मुंह में दे दिया। बिंती ने खा लिया। चंदर ने बिंती की बाह में चुटकी काट कर कहा, अब दिमाग ठीक हो गया पगली का। इतने दिनों से अकड़ी फिरती थी। बिंती ने बहुत दिन के भूले हुए स्नेह के स्वर में कहा, खुद ही तो अपना दिमाग बिगाड़े रहते हैं और हमें इल्जाम लगाते हैं। तरकारी ठंडी तो नहीं है। दोनों में सुलह हो गई। जाड़ा अब काफी बढ़ गया था। खाना खा चुकने के बाद बिंती शाल ओढ़े चंदर के पास आई और बोली, लो, इलायची खाओगे? चंदर ने ले ली। छीलकर आधे दाने खुद खा लिए, आधे बिंती के मुंह में दे दिए। बिंती ने धीरे से चंदर की अंगुली दांत से दबा दी। चंदर ने हाथ खींच लिया। बिंती उसी के पलंग पर पास ही बैठ गई और बोली, याद है तुम्हें? इसी पलंग पर तुम्हारा सिर दबा रही थी तो तुमने शीशी फेंक दी थी। हाँ, याद है। अब कहो तुम्हें उठाकर फेंक दूं। चंदर आज बहुत खुश था। मुझे क्या फेंकोगे? बिंती ने शरारत से मुंह बनाकर कहा, मैं तुमसे उठूंगी ही नहीं। जब अंगों का तूफान एक बार उठना सीख लेता है तो दूसरी बार उठते हुए उसे देर नहीं लगती। अभी वह अपने तूफान में पम्मी को पीस कर आया था। सिरहाने बैठी हुई बिंती, हल्का बादामी शाल ओढ़े, रह रहकर मुस्कराती और गालों पर फूलों के कटोरे खिल जाते, आंख में एक नई चमक। चंदर थोड़ी देर देखता रहा, उसके बाद उसने बिंती को खींचकर कुछ हिचकते हुए बिंती के माथे पर अपने होठ रख दिए। बिंती कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपने को छुड़ाकर सिर झुकाए बैठी रही और चंदर के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसकी अंगुलियां चिटकाती रही। सहसा बोली, अरे, तुम्हारे कफ का बटन टूट गया है, लाओ सिल दूं। चंदर को पहले कुछ आश्चर्य हुआ, फिर कुछ ग्लानि। बिंती कितना समर्पण करती है उसके सामने वह, लेकिन उसने अच्छा नहीं किया। पम्मी की बात दूसरी है, बिंती की बात दूसरी। बिंती के साथ एक पवित्र अंतर ही ठीक रहता। बिंती आई और उसके कफ में बटन सीने लगी। सीते सीते बचे हुए डोरे को दांत से तोड़ती हुई बोली, चंदर, एक बात कहे मानोगे? क्या? पम्मी के यहाँ मत जाया करो। क्यों? पम्मी अच्छी औरत नहीं है। वो तुम्हें प्यार नहीं करती, तुम्हें बिगाड़ती है। ये बात गलत है, बिंती। तुम इसीलिए कह रही हो न कि उसमें वासना बहुत तीखी है। नहीं, यह नहीं। उसने तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक नशा, एक वासना दी, कोई ऊंचाई, कोई पवित्रता नहीं। कहाँ दीदी, कहाँ पम्मी? किस स्वर्ग से उतरकर तुम किस नरक में फंस गए? पहले मैं भी यही सोचता था बिंती, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि माना किसी लड़की के जीवन में वासना ही तीखी है, तो क्या इसी से वह निंदनीय है? क्या वासना स्वत में निंदनीय है? गलत। ये तो स्वभाव और व्यक्तित्व का अंतर है, बिंती। हर एक से हम कल्पना नहीं मांग सकते, हर एक से वासना नहीं पा सकते। बादल है, उस पर किरण पड़ेगी, इंद्रधनुष ही खिलेगा। फूल है, उस पर किरण पड़ेगी,
तबस्सुम ही आएगा। बादल से हम मांगने लगे तबस्सुम और फूल से मांगने लगे इंद्रधनुष, तो ये तो हमारी एक कवित्वमयी भूल होगी। माना एक लड़की के जीवन में प्यार आया, उसने अपने देवता के चरणों पर अपनी कल्पना चढ़ा दी। दूसरी के जीवन में प्यार आया, उसने चुंबन, आलिंगन और गुदगुदी की बिजलियां दी। एक बोली, देवता मेरा शरीर चाहे जिसका हो, मेरी पूजा भावना, मेरी आत्मा तुम्हारी है और वह जन्म जन्मांतर तक तुम्हारी रहेगी। और दूसरी दीपशिखा सी लहराकर बोली, दुनिया कुछ कहे अब तो मेरा तन मन तुम्हारा है। मैं तो बेकाबू हूँ, मैं करूँ क्या? मेरे तो अंग अंग जैसे अलसा कर चूर हो गए हैं तुम्हारी गोद में गिर पड़ने के लिए, मेरी तरुणाई पुलक उठी है तुम्हारे आलिंगन में पिस जाने के लिए। मेरे लाज के बंधन जैसे शिथिल हुए जाते हैं। मैं करूँ तो क्या करूँ? कैसा नशा पिला दिया है तुमने, मैं सब कुछ भूल गई हूँ। तुम चाहे जिसे अपनी कल्पना दो, अपनी आत्मा दो, लेकिन एक बार अपने जलते हुए होठों में मेरे नर्म गुलाबी होठ समेट लो ना। बताओ बिनती, क्यों पहली की भावना ठीक है और दूसरी की प्यास गलत? बिनती कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, चंदर, तुम बहुत गहराई से सोचते हो। लेकिन मैं तो एक मोटी सी बात जानती हूँ कि जिसके जीवन में वह प्यास जग जाती है वह फिर किसी भी सीमा तक गिर सकता है। लेकिन जिसने त्याग किया, जिसकी कल्पना जागी, वह किसी भी सीमा तक उठ सकता है। मैंने तो तुम्हें उठते हुए देखा है। गलत है, बिनती, तुमने गिरते हुए देखा है मुझे। तुम मानोगी कि सुधा से मुझे कल्पना ही मिली थी, त्याग ही मिला था, पवित्रता ही मिली थी। पर वह कितनी दिन टिकी? और तुम ये कैसे कह सकती हो कि वासना आदमी को नीचे ही गिराती है? तुम आज ही की घटना लो। तुम ये तो मानोगी कि अभी तक मैंने तुम्हें अपमान और तिरस्कार ही दिया था। खैर, उसकी बात जाने दो। बिनती बोली, नहीं, बात आ गई तो मैं साफ कहता हूँ कि आज मैंने तुम्हारा प्रतिदान देने की सोची, आज तुम्हारे लिए मन में बड़ा स्नेह उमड़ आया। क्यों? जानती हो, पम्मी ने आज अपने बाहुपाश में कसकर जैसे मेरे मन की सारी कटुता, सारा विष खींच लिया। मुझे लगा बहुत दिन बाद मैं फिर पिशाच नहीं, आदमी हूँ। ये वासना का ही दान है। तुम कैसे कहोगी कि वासना आदमी को नीचे ही ले जाती है? बिनती कुछ नहीं बोली, चंदर भी थोड़ी देर चुप रहा। फिर बोला, लेकिन एक बात पूछूं, बिनती? क्या? बहुत अजब सी बात है। सोच रहा हूँ पूछूं या ना पूछूं। पूछो ना, अभी मैंने तुम्हारे माथे पर होठ रख दिए, तुम कुछ भी नहीं बोली, और मैं जानता हूँ ये कुछ अनुचित सा था। तुम पम्मी नहीं हो, फिर भी तुमने कुछ भी विरोध नहीं किया। बिनती थोड़ी देर तक चुपचाप अपने पांव की ओर देखती रही। फिर शाल के छोर से एक डोरा खींचते हुए बोली, चंदर, मैं अपने को कुछ समझ नहीं पाती। सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे मन में तुम जाने क्या हो, इतने महान हो कि मैं तुम्हें प्यार नहीं कर पाती, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी करने से अपने को रोक नहीं सकती। लगता है तुम्हारा व्यक्तित्व, उसकी शक्ति और उसकी दुर्बलताएं, उसकी प्यास और उसका संतोष, इतना महान है, इतना गहरा है कि उसके सामने मेरा व्यक्तित्व कुछ भी नहीं है। मेरी पवित्रता, मेरी अपवित्रता, इन सब से ज्यादा महान तुम्हारी प्यास है। लेकिन अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए जरा भी स्नेह है तो तुम पम्मी से संबंध तोड़ लो। दीदी से अगर मैं बताऊंगी तो जाने क्या हो जाएगा। और तुम जानते नहीं, दीदी अब कैसी हो गई हैं। तुम देखो तो आंसू। बस, बस। चंदर ने अपने हाथ से बिनती का मुंह बंद करते हुए कहा, सुधा की बात मत करो, तुम्हें कसम है। जिंदगी के जिस पहलू को हम भूल चुके हैं, उसे कुरेने से क्या फायदा? अच्छा, अच्छा। चंदर का हाथ हटाकर बिनती बोली, लेकिन पम्मी को अपनी जिंदगी से हटा दो। यह नहीं हो सकता, बिनती। चंदर बोला, और जो कहो, वो मैं कर दूंगा। हाँ, तुम्हारे प्रति आज तक जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। छह, चंदर, मुझे शर्मिंदा मत करो, काफी रात हो गई थी। चंदर लेट गया। बिनती ने उसे रजाई उड़ा दी और टेबल पर बिजली का स्टैंड रखकर बोली, अब चुपचाप सो जाओ। बिनती चली गई। चंदर पड़ा पड़ा सोचने लगा, दुनिया गलत कहती है कि वासना पाप है। वासना से भी पवित्रता और क्षमाशीलता आती है।
पम्मी से उसे जो कुछ मिला वह अगर पाप है तो आज चंदर ने जो बिंती को दिया उसमें इतनी क्षमा, इतनी उदारता और इतनी शांति क्यों थी। उसके बाद बिंती को वह बहुत दुलार और पवित्रता से रखने लगा। कभी कभी जब वह घूमने जाता तो बिंती को भी ले जाता था। न्यू ईयर्स डे के दिन पम्मी ने दोनों की दावत की। बिंती पम्मी के पीछे चाहे चंदर से पम्मी का विरोध कर ले पर पम्मी के सामने बहुत शिष्टता और स्नेह का बर्ताव करती थी। डॉक्टर साहब की दिल्ली जाने की तैयारी हो गई। बिंती ने कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन करा लिया था। अब वो पहले डॉक्टर साहब के साथ शाहजहांपुर जाएगी और तब दिल्ली। निश्चय करते करते अंत में 1 फरवरी को वे लोग गए। स्टेशन पर बहुत से विद्यार्थी और डॉक्टर साहब के मित्र उन्हें विदा देने के लिए आए थे। बिंती विद्यार्थियों की भीड़ से घबराकर इधर चली आई और चंदर को बुलाकर कहने लगी, चंदर, दीदी के लिए एक खत तो दे दो। नहीं, चंदर ने बहुत रूखे और दृढ़ स्वर में कहा। बिंती कुछ क्षण तक एकटक चंदर की ओर देखती रही, फिर बोली, चंदर, मन की श्रद्धा चाहे अब भी वैसी हो, लेकिन तुम पर अब विश्वास नहीं रहा। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया, सिर्फ हंस पड़ा। फिर बोली, चंदर, अगर कभी कोई जरूरत हो तो जरूर लिखना, मैं चली आऊंगी, समझे। और फिर चुपचाप जाकर बैठ गई। जब चंदर लौटा तो उसके साथ कई साथी प्रोफेसर थे। घर पहुंचकर वह कार लेकर पम्मी के यहाँ चल दिया। पता नहीं क्यों बिंती के जाने का चंदर को कुछ थोड़ा सा दुख था। गर्मी का मौसम आ गया था। चंदर सुबह कॉलेज जाता, दोपहर को सोता और शाम को वह नियमित रूप से पम्मी को लेकर घूमने जाता। डॉक्टर साहब कार छोड़ गए थे। कार पम्मी और चंदर को लेकर दूर दूर का चक्कर लगाया करती थी। इस बार उसने अपनी छुट्टियां दिल्ली में ही बिताने की सोची थी। पम्मी ने भी तय किया था कि मसूरी से लौटते समय जुलाई में वह 1 हफ्ते आकर डॉक्टर शुक्ला की मेहमानी करेगी और दिल्ली के पूर्व परिचितों से भी मिल लेगी। यह नहीं कहा जा सकता कि चंदर के दिन अच्छी तरह नहीं बीत रहे थे। उसने अपना अतीत भुला दिया था और वर्तमान को वह पम्मी की नशीली निगाहों में डुबो चुका था। भविष्य की उसे कोई खास चिंता नहीं थी। उसे लगता था कि यह पम्मी की निगाहों के बादलों और स्पर्शों के फूलों की जादू भरी दुनिया अमर है, शाश्वत है। इस जादू ने हमेशा के लिए उसकी आत्मा को अभिभूत कर लिया है। ये होठ कभी अलग न होंगे, यह बहुपाश इसी तरह उसे घेरे रहेगा और पम्मी की गर्म तरुण सांसें सदा इसी प्रकार उसके कपोलों को सिहराती रहेंगी। आदमी का विश्वास हमेशा सीमाएं और अंत भूल जाने का आदी होता है। चंदर भी सब कुछ भूल चुका था। अप्रैल की एक शाम, दिन भर लू चलकर अब थक गई थी, लेकिन दिन भर की लू की वजह से आसमान में इतनी धूल भर गई थी कि धूप भी हल्की पड़ गई थी। माली बाहर छिड़काव कर रहा था। चंदर सोकर उठा था और सुस्ती मिटा रहा था। थोड़ी देर बाद वह उठा, दिशाओं की ओर निरुद्देश्य देखने लगा। बड़ी उदास सी शाम थी। सड़क भी बिल्कुल सूनी थी। सिर्फ 2 साइकिल सवार लू से बचने के लिए कानों पर तौलिया लपेटे हुए चले जा रहे थे। एक बर्फ का ठेला भी चला जा रहा था। जाओ, बर्फ ले आओ, चंदर ने माली को पैसे देते हुए कहा। माली ने ठेला वाले को बुलाया। ठेला वाला आकर फाटक पर रुक गया। माली बर्फ तुड़वा ही रहा था कि एक रिक्शा, जिस पर पर्दा बंधा था, वह भी फाटक के पास मुड़ा और ठेले के पास आकर रुक गया। ठेला वाले ने ठेला पीछे किया। रिक्शा अंदर आया। रिक्शा में कोई पर्दानशीन औरत बैठी थी, लेकिन रिक्शा के साथ कोई नहीं था। चंदर को ताज्जुब हुआ, कौन पर्दानशीन यहाँ आ सकती है। रिक्शा से एक लड़की उतरी जिसे चंदर नहीं जानता था, लेकिन बाहर का पर्दा जितना गंदा और पुराना था, लड़की की पोशाक उतनी ही साफ और चुस्त। वो सफेद रेशम की सलवार, सफेद रेशम का चुस्त कुर्ता और उस पर बहुत हल्के शरबती फालसई रंग की चुन्नी उड़ी हुई थी। वो उतरी और रिक्शा वाले से बोली, अब घंटे भर में आकर मुझे ले जाना। रिक्शा वाला सिर हिलाकर चल दिया और वह सीधे अंदर चल दी। चंदर को बड़ा अचरज हुआ। ये कौन हो सकती है जो इतनी बेतकल्लुफी से अंदर चल दी। उसने सोचा, शायद शरणार्थियों के लिए चंदा मांगने वाली कोई लड़की हो। मगर अंदर तो कोई है ही नहीं। उसने चाहा कि रोक दे, फिर उसने नहीं रोका। सोचा,
खुद ही अंदर खाली देखकर लौट आएगी। माली बर्फ लेकर आया और अंदर चला गया। वह लड़की लौटी। उसके चेहरे पर कुछ आश्चर्य और कुछ चिंता की रेखाएं थीं। अब चंदर ने उसे देखा। एक सांवली लड़की थी, कुछ उदास, कुछ बीमार सी लगती थी। आंखें बड़ी बड़ी लगती थीं, जो रोना भूल चुकी हैं और हंसने में भी अशक्त हैं। चेहरे पर एक पीली छाह थी। ऐसा लगता था देखने ही से कि लड़की दुखी है पर अपने को संभालना जानती है। वह आई और बड़ी फीकी मुस्कान के साथ बड़ी शिष्टता के स्वर में बोली, चंदर भाई सलाम। सुधा क्या ससुराल में है? चंदर का आश्चर्य और भी बढ़ गया। ये तो चंदर को जानती भी है। जी हाँ, वो ससुराल में है। आप और बिनती कहाँ है? लड़की ने बात काटकर पूछा। बिनती दिल्ली में है। क्या उसकी भी शादी हो गई? जी नहीं, डॉक्टर साहब आजकल दिल्ली में हैं। वह उन्हीं के पास पढ़ रही है। बैठ तो जाइए, चंदर ने कुर्सी खिसका कर कहा। अच्छा, तो आप यहीं रहते हैं अब? नौकर हो गए होंगे। जी हाँ, चंदर ने अचरज में डूबकर कहा, लेकिन आप इतनी जानकारी और परिचय की बातें कर रही हैं, मैंने आपको पहचाना नहीं, क्षमा कीजिएगा। वह लड़की हंसी, जैसे अपनी किस्मत, जिंदगी, अपने इतिहास पर हंस रही हो। आप मुझको कैसे पहचान सकते हैं? मैं जरूर आपको देख चुकी थी। मेरे आपके बीच में दरअसल एक रोशनदान था, मेरा मतलब सुधा से है। ओह, मैं समझा, आप गैसू हैं। जी हाँ, और गैसू ने बहुत तमीज से अपनी चुन्नी ओढ़ ली। आप तो शादी के बाद जैसे बिल्कुल खो ही गईं। अपनी सहेली को भी एक खत नहीं लिखा। अख्तर मियां मजे में हैं। आपको ये सब कैसे मालूम? बहुत आकुल होकर गैसू बोली और उसकी पीली आंखों में और भी मैलापन आ गया। मुझे सुधा से मालूम हुआ था। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि आप हम लोगों को एक दावत जरूर देंगी, लेकिन कुछ मालूम ही नहीं हुआ। एक बार सुधा जी ने मुझे आपके यहाँ भेजा तो मालूम हुआ कि आप लोगों ने मकान ही छोड़ दिया है। जी हाँ, मैं देहरादून में थी। अम्मी जान वगैरह सभी वहीं थीं। अभी हाल में वहाँ कुछ पनाहगीर पहुँचे। पनाहगीर? जी, पंजाब के सिख वगैरह। कुछ झगड़ा हो गया तो हम लोग चले आए। अब हम लोग यहीं हैं। अख्तर मियाँ कहाँ हैं? मिर्जापुर में पीतल का रोजगार कर रहे हैं। और उनकी बीवी देहरादून में थी। ये सजा क्यों दी आपने उन्हें? सजा की कोई बात नहीं। गैसू का स्वर घुटता हुआ सा मालूम दे रहा था। उनकी बीवी उनके साथ है। क्या मतलब? आप तो अजब सी बातें कर रही हैं। अगर मैं भूल नहीं करता तो आपकी शादी। जी हाँ, बड़ी ही उदास हंसी हंसकर गैसू बोली, आपसे चंदर भाई, मैं क्या छिपाऊंगी, जैसे सुधा वैसे आप। मेरी शादी उनसे नहीं हुई। अरे, गुस्ताखी माफ कीजिएगा, सुधा तो मुझसे कह रही थी कि अख्तर मुझसे मोहब्बत करते हैं। गैसू बात काटकर बोली और बड़ी गंभीर हो गई और अपनी चुन्नी के छोर में टिनके हुए सितारे को तोड़ती हुई बोली, मैं सचमुच नहीं समझ पाई कि उनके मन में क्या था। उनके घर वालों ने मेरे बजाय फूल को ज्यादा पसंद किया। उन्होंने फूल से ही शादी कर ली। अब अच्छी तरह निभ रही है दोनों की। फूल तो इतने अरसे में एक बार भी हम लोगों से मिलने नहीं आई। अच्छा, चंदर चुप होकर सोचने लगा। कितनी बड़ी प्रवंचना हुई इस लड़की की जिंदगी में, और कितने दबे शब्दों में ये कहकर चुप हो गई। एक भी आंसू नहीं, एक भी सिसकी नहीं। संयत स्वर और फीकी मुस्कान, बस। चंदर चुपचाप उठकर अंदर गया। महाराजिन आ गई थी। कुछ नाश्ता और शरबत भेजने के लिए कहकर चंदर बाहर आया। गैसू चुपचाप लॉन की ओर देख रही थी, शून्य निगाहों से। चंदर आकर बैठ गया और बोला, बहुत धोखा दिया आपको। छह, ऐसी बात नहीं कहते, चंदर भाई। कौन जानता है कि यह अख्तर की मजबूरी रही हो। जिसको मैंने अपना सरताज माना उसके लिए ऐसा ख्याल भी दिल में लाना गुनाह है। मैं इतनी गिरी हुई नहीं कि यह सोचूं कि उन्होंने धोखा दिया। गैसू दांत तले जबान दबाकर बोली। चंदर दंग रह गया। क्या गैसू अपने दिल से कह रही है? इतना अखंड विश्वास है गैसू को अख्तर पर। शरबत आ गया था। गैसू ने तकल्लुफ नहीं किया, लेकिन बोली, आप बड़े भाई हैं, पहले आप शुरू कीजिए। आपकी फिर कभी अख्तर से मुलाकात नहीं हुई।
चंदर ने एक घूंट पीकर कहा, हुई क्यों नहीं, कई बार वह अम्मी जान के पास आए, आपने कुछ नहीं कहा। कहती क्या, ये सब बातें कहने सुनने की होती हैं। और फिर फूल वहाँ आराम से है, अख्तर भी फूल को जान से ज्यादा प्यार से रखते हैं, यही मेरे लिए बहुत है। और अब कहकर क्या करूंगी। जब फूल से शादी तय हुई और वे राजी हो गए तभी मैंने कुछ नहीं कहा। अब तो फूल की मांग, फूल का सुहाग मेरे लिए सुबह की अजान से ज्यादा पाक है। गैसू ने शरबत में निगाहें डुबाए हुए कहा। चंदर क्षण भर चुप रहा, फिर बोला, अब आपकी शादी अम्मी जान कब कर रही हैं? कभी नहीं। मैंने कसकर लिया है कि मैं शादी ताउम्र नहीं करूंगी। देहरादून के मैटरनिटी सेंटर में काम सीख रही थी। कोर्स पूरा हो गया, अब किसी अस्पताल में काम करूंगी। आप? क्यों? आपको ताज्जुब क्यों हुआ? मैंने अम्मी जान को इस बात के लिए राजी कर लिया है। मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। चंदर ने शरबत से बर्फ निकालकर फेंकते हुए कहा, मैं आपकी जगह होता तो दूसरी शादी करता और अख्तर से भरसक बदला लेता। बदला? गैसू मुस्कराकर बोली, छे चंदर भाई, बदला, गुरेज, नफरत, इससे आदमी न कभी सुधरा है न सुधरेगा। बदला और नफरत तो अपने मन की कमजोरी को जाहिर करते हैं। और फिर बदला मैं लूं किससे? उससे, दिल की तन्हाइयों में मैं जिसके सजदे पड़ती हूँ। ये कैसे हो सकता है? गैसू के माथे पर विश्वास का तेज दमक उठा, उसकी बीमार आंखों में धूप लहलहा उठी और उसका कंचनलता सा तन जगमगाने लगा। कुछ ऐसी दृढ़ता थी उसकी आवाज में, ऐसी गहराई थी उसकी ध्वनि में कि चंदर देखता ही रह गया। वह जानता था कि गैसू के दिल में अख्तर के लिए कितना प्रेम था। वह ये भी जानता था कि गैसू अख्तर की शादी के लिए किस तरह पागल थी। वह सारा सपना ताश के महल की तरह गिर गया। और परिस्थितियों ने नहीं, खुद अख्तर ने धोखा दिया। लेकिन गैसू है कि माथे पर शिकन नहीं, भौहों में बल नहीं, होठों पर शिकायत नहीं। नारी के जीवन का ये कैसा अमिट विश्वास था। यानी जिसे गैसू ने अपने प्रेम का स्वर्ण मंदिर समझा था, वह ज्वालामुखी बनकर फूट गया और उसने दर्द की पिघली आग की धारा में गैसू को डुबो देने की कोशिश की। लेकिन गैसू है कि अटल चट्टान की तरह खड़ी है। चंदर के मन में कहीं कोई टीस उठी। उसके दिल की धड़कनों ने कहीं पर उससे पूछा, उद्धरण ... और चंदर, तुमने क्या किया? तुम पुरुष थे, तुम्हारे सबल कंधे किसी के प्यार का बोझ क्यों नहीं ढो पाए, चंदर? लेकिन चंदर ने अपनी अंतःकरण की आवाज को अनसुनी करते हुए पूछा, तो आपके मन में जरा भी दर्द नहीं अख्तर को ना पाने का? दर्द? गैसू की आवाज डूबने लगी, निगाहों की जर्द पाखुरियों पर हल्की पानी की लहर दौड़ गई। दर्द? ये तो सिर्फ सुधा समझ सकती है, चंदर भाई। बचपन से वह मेरे लिए क्या थे, ये वही जानती है। मैं तो उनका सपना देखते देखते उनका सपना ही बन गई थी। लेकिन खैर, दर्द इंसान के यकीदे को और मजबूत न कर दे, आदमी के कदमों को और ताकत न दे, आदमी के दिल को ऊंचाई न दे तो इंसान क्या? दर्द का हाल पूछते हैं आप? कयामत के रोज तक मेरी मैयत उन्हीं का आसरा देखेगी, चंदर भाई। लेकिन इसके लिए जिंदगी में तो खामोश ही रहना होगा। बंद घर में जलते हुए चिराग की तरह घुलना होगा। और अगर मैंने उनको अपना माना है तो वह मिलकर ही रहेंगे। आज न सही, कयामत के बाद सही। मोहब्बत की दुनिया में जैसे एक दिन उनके बिना कट जाता है, वैसे एक जिंदगी उनके बिना कट जाएगी। लेकिन उसके बाद वे मेरे होकर रहेंगे। चंदर का दिल कांप उठा। गैसू की आवाज में तारे बरस रहे थे। और आपसे क्या कहूं, चंदर भाई, क्या आपकी बात मुझसे छिपी है? मैं जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ। सच पूछिए तो जब मैंने देखा कि आप कितनी खामोशी से अपनी दुनिया में आग लगते देख रहे हैं, और फिर भी हंस रहे हैं, तो मैंने आपसे सबक लिया। हमें नहीं मालूम था कि हम और आप, दोनों भाई बहनों की किस्मत एक सी है। चंदर के मन में जाने कितने घाव कसक उठे। उसके मन में जाने कितना दर्द उमड़ने सा लगा। गैसू उसे क्या समझ रही है मन में, और वह कहाँ पहुंच चुका है। जिसने चंदर की जिंदगी से अपने मन का दीप जलाया, वह आज देवता के चरण तक पहुंच गया। लेकिन चंदर के मन की दीप शिखा, उसने अपने प्यार की चिता जला डाली। चंदर के मुंह पर ग्लानि की कालिमा छा गई। गैसू चुपचाप बैठी थी। सहसा बोली,
चंदर भाई, आपको याद है, पिछले साल इन्हीं दिनों में सुधा से मिलने आई थी और हसरत आपको मेरा सलाम कहने गया था। याद है आई? चंदर ने बहुत भारी स्वर में कहा। इस एक साल में दुनिया कितनी बदल गई। गैसू ने एक गहरी सांस लेकर कहा, एक बार ये दिन चले जाते हैं, फिर बेदर्द कभी नहीं लौटते। कभी कभी सोचती हूँ कि सुधा होती तो फिर कॉलेज जाते, क्लास में शोर मचाते, भागकर घास में लेटते, बादलों को देखते, शेर कहते और वह चंदर की और हम अख्तर की बातें करते। गैसू का गला भर आया और एक आंसू छू पड़ा। सुधा और सुधा की ब्याह शादी का हाल बताइए। कैसे हैं उनके शौहर? चंदर के मन में आया कि वह कह दे, गैसू, क्यों लज्जित करती हो? मैं वह चंदर नहीं हूँ। मैंने अपने विश्वास का मंदिर भ्रष्ट कर दिया। मैं प्रेत हूँ। मैंने सुधा के प्यार का गला घोंट दिया है। लेकिन पुरुष का गर्व, पुरुष का छल, उसे ये भी नहीं मालूम होने दिया कि उसका विश्वास चूर चूर हो चुका है और पिछले कितने ही महीनों से उसने सुधा को खत लिखना भी बंद कर दिया है और यह भी नहीं मालूम करने का प्रयास किया कि सुधा मरती है या जीती। घंटा भर तक दोनों सुधा के बारे में बातें करते रहे। इतने में रिक्शा वाला लौट आया। गैसू ने उसे ठहरने का इशारा किया और बोली, अच्छा, जरा सुधा का पता लिख दीजिए। चंदर ने एक कागज पर पता लिख दिया। गैसू ने उठने का उपक्रम किया तो चंदर बोला, बैठिए, अभी आपसे बातें करके आज जाने कितने दिनों की बातें याद आ रही हैं। गैसू हंसी और बैठ गई। चंदर बोला, आप अभी तक कविताएं लिखती हैं? कविताएं? गैसू फिर हंसी और बोली, जिंदगी कितनी हमगीर है, कितनी पुरशोर, और इस शोर में नगमों की हकीकत कितनी। अब हड्डियां, नसें, प्रेशर पॉइंट, पट्टियां और मरहमों में दिन बीत जाता है। अच्छा चंदर भाई, सुधा अभी उतनी ही शोक है, उतनी ही शरारती है। नहीं, चंदर ने बहुत उदास स्वर में कहा, जाओ, कभी देखाओ ना। नहीं, जब तक कहीं जगह नहीं मिल जाती, तब तक तो इतनी आजादी नहीं मिलेगी। अभी यही हूँ, उसी को बुलवाऊंगी और उसके पति देवता को लिखूंगी। कितना सूना लग रहा है घर, जैसे भूतों का बसेरा हो, जैसे परेत रहते हों। क्यों परेत बना रही हैं आप? मैं रहता हूँ इसी घर में। चंदर बोला, अरे, मेरा मतलब यह नहीं था। गैसू हंसते हुए बोली, अच्छा, अब मुझे तो अम्मीजान नहीं भेजेंगी, आज जाने कैसे अकेले आने की इजाजत दे दी। आपको किसी दिन बुलवाऊं तो आइएगा जरूर। हाँ, आऊंगा गैसू, जरूर आऊंगा। चंदर ने बहुत स्नेह से कहा। अच्छा भाईजान, सलाम, नमस्ते। गैसू जाकर रिक्शा पर बैठ गई और पर्दा तंग गया। रिक्शा चल दिया। चंदर एक अजीब सी निगाह से देखता रहा, जैसे अपने अतीत की कोई खोई हुई चीज ढूंढ रहा हो, फिर धीरे धीरे लौट आया। सूरज डूब गया था। वह गुस्लखाना बंद कर नहाने बैठ गया। जाने कहां कहां मन भटक रहा था उसका। चंदर मन का अस्थिर था, मन का बुरा नहीं था। गैसू ने आज उसके सामने अचानक वह तस्वीर रख दी थी जिसमें वह स्वर्ग की ऊंचाइयों पर मंडराया करता था। और जाने कैसा दर्द सा उसके मन में उठ गया था। गैसू ने अपने अजाने में ही चंदर के अविश्वास, चंदर की प्रतिहिंसा को बहुत बड़ी हार दी थी। उसने सिर पर पानी डाला तो उसे लगा यह पानी नहीं है, जिंदगी की धारा है, पिघले हुए अंगारों की धारा, जिसमें पड़कर केवल वही जिंदा बच पाया है, जिसके अंगों में प्यार का अमृत है। और चंदर के मन में क्या है? महज वासना का विष। वह सड़ा हुआ, गला हुआ शरीर मात्र, जो केवल सन्निपात के जोर से चल रहा है। उसने अपने मन के अमृत को गली में फेंक दिया है। उसने क्या किया है? वह नहाकर आया और शीशे के सामने खड़ा होकर बाल काटने लगा, फिर शीशे की ओर एकटक देखकर बोला, मुझे क्या देख रहे हो, चंदर बाबू? मुझे तो तुमने बर्बाद कर डाला। आज कई महीने हो गए और तुमने एक चिट्ठी तक नहीं लिखी। छे। और उसने शीशा उल्टकर रख दिया। महाराजन खाना ले आई। उसने खाना खाया और सुस्त सा पड़ रहा। भैया, आज घूमे न जाबो? नहीं, चंदर ने कहा और पड़ा पड़ा सोचने लगा। पम्मी के यहाँ नहीं गया। ये गैसू दूसरे कमरे में बैठी थी। इस कमरे में बिंती उसे कैलाश का चित्र दिखा रही थी। चित्र उसके मन में घूमने लगे। चंदर, क्या इस दुनिया में तुम ही रह गए थे फोटो दिखाकर पसंद कराने के लिए? चंदर का हाथ उठा।
तड़ से एक तमाचा। चंदर, चोट तो नहीं आई? मान लिया कि मेरे मन ने मुझसे न कहा हो, तुमसे तो मेरा मन कोई बात नहीं छिपाता। तो चंदर, तुम शादी कर क्यों नहीं लेते? पापा लड़की देख आएंगे, हम भी देख लेंगे, तो फिर तुम बैठो तो हम पढ़ेंगे, वरना हमें शर्म लगती है। चंदर, तुम शादी मत करना, तुम इस सब के लिए नहीं बने हो। नहीं सुधा, तुम्हारे वक्ष पर सिर रखकर कितना संतोष मिलता है। आसमान में एक एक करके तारे टूटते जा रहे थे। वह पम्मी के यहाँ नहीं गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अंत में चौथे दिन शाम को पम्मी खुद आई। चंदर खाना खा चुका था और लॉन पर टहल रहा था। पम्मी आई। उसने स्वागत किया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में उल्लास नहीं था। कहो कपूर, आए क्यों नहीं? मैं समझी, तुम बीमार हो गए। पम्मी ने लॉन पर पड़ी एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा, आओ, बैठो ना। उसने चंदर की ओर कुर्सी खिसकाई। नहीं, तुम बैठो, मैं टहलता रहूंगा। चंदर बोला और कहने लगा, पता नहीं क्यों पम्मी, 2-3 दिन से तबीयत बहुत उदास सी है। तुम्हारे यहाँ आने को तबीयत नहीं हुई? क्यों, क्या हुआ? पम्मी ने पूछा और चंदर का हाथ पकड़ लिया। चंदर पम्मी की कुर्सी के पीछे खड़ा हो गया। पम्मी ने चंदर के दोनों हाथ पकड़ अपने गले में डाल लिए और अपना सिर चंदर से टिकाकर उसकी ओर देखने लगी। चंदर चुप था। न उसने पम्मी के गाल थपथपाए, न हाथ दबाया, न अलके बिखेरी और न निगाहों में नशा ही बिखेरा। औरत अपने प्रति आने वाले प्यार और आकर्षण को समझने में चाहे एक बार भूल कर जाए, लेकिन वह अपने प्रति आने वाली उदासी और उपेक्षा को पहचानने में कभी भूल नहीं करती। वह होठों पर होठों के स्पर्शों के गूढ़तम अर्थ समझ सकती है। वह आपके स्पर्श में आपकी नसों से चलती हुई भावना पहचान सकती है। वह आपके वक्ष से सिर टिकाकर आपके दिल की धड़कनों की भाषा समझ सकती है। यदि उसे थोड़ा सा भी अनुभव है और आप उसके हाथ पर हाथ रखते हैं तो स्पर्श की अनुभूति से ही जान जाएगी कि आप उससे कोई प्रश्न कर रहे हैं, कोई याचना कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं या सांत्वना मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं या क्षमा दे रहे हैं, प्यार का प्रारंभ कर रहे हैं या समाप्त कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं या विदा दे रहे हैं। ये पुलक का स्पर्श है या उदासी का चाव और नशे का स्पर्श है या खिन्नता और बेमनी का। पम्मी चंदर के हाथों को छूते ही जान गई कि हाथ चाहे गर्म हो, लेकिन स्पर्श बड़ा शीतल है, बड़ा नीरस। उसमें वह पिघली हुई आग की शराब नहीं है जो अभी तक चंदर के होठों पर धधकती थी, चंदर के स्पर्शों में बिखरती थी। कुछ तबीयत खराब है कपूर, बैठ जाओ। पम्मी ने उठकर चंदर को जबरदस्ती बिठाल दिया। आजकल बहुत मेहनत पड़ती है, क्यों? चलो, तुम हमारे यहाँ रहो। पम्मी में केवल शरीर की प्यास थी, ये कहना पम्मी के प्रति अन्याय होगा। पम्मी में एक बहुत गहरी हमदर्दी थी चंदर के लिए। चंदर अगर शरीर की प्यास को जीत भी लेता तो उसकी हमदर्दी को वह नहीं ठुकरा पाता था। उस हमदर्दी का तिरस्कार होने से पम्मी दुखी होती थी और उसे वह तभी स्वीकृत समझती थी जब चंदर उसके रूप के आकर्षण में डूबा रहे। अगर पुरुषों के होठों में तीखी प्यास न हो, बाहुपाशों में जहर न हो तो वासना की इस शिथिलता से नारी फौरन समझ जाती है कि संबंधों में दूरी आती जा रही है। संबंधों की घनिष्ठता को नापने का नारी के पास एक ही मापदंड है, चुंबन का तीखापन। चंदर के मन में ही नहीं वरन स्पर्शों में भी इतनी बिखरती हुई उदासी थी, इतनी उपेक्षा थी कि पम्मी मर्माहत हो गई। उसके लिए यह पहली पराजय थी। आजकल पम्मी जान जाती थी कि चंदर का रोम रोम इस वक्त पम्मी की सांसों में डूबा हुआ है। लेकिन पम्मी ने देखा कि चंदर उसकी बाहों में होते हुए भी दूर, बहुत दूर न जाने किन विचारों में उलझा हुआ है। वो उससे दूर चला जा रहा है, बहुत दूर। पम्मी की धड़कनें अस्त व्यस्त हो गईं। उसकी समझ में नहीं आया वह क्या करे। चंदर को क्या हो गया? क्या पम्मी का जादू टूट रहा है? पम्मी ने अपनी पराजय से कुंठित होकर अपना हाथ हटा लिया और चुपचाप मुंह फेरकर उधर देखने लगी। चंदर चाहे जितना उदास हो लेकिन पम्मी की उदासी वह नहीं सह सकता था। बुरी या भली, पम्मी इस वक्त उसकी सुनी जिंदगी का अकेला सहारा थी और पम्मी की हमदर्दी का वह बहुत कृतज्ञ था। वह समझ गया, पम्मी क्यों उदास है।
उसने पम्मी का हाथ खींच लिया और अपने होठ उसकी हथेलियों पर रख दिए और खींचकर पम्मी का सिर अपने कंधे पर रख लिया। पुरुष के जीवन में एक क्षण आता है जब वासना, उसकी कमजोरी, उसकी प्यास, उसका नशा, उसका आवेश नहीं रह जाती। जब वासना उसकी हमदर्दी का, उसकी सांत्वना का साधन बन जाती है। जब वह नारी को इसलिए बाहों में नहीं समेटता कि उसकी बाहें प्यासी हैं, वह इसलिए उसे बाहों में समेट लेता है कि नारी अपना दुख भूल जाए। जिस वक्त वह नारी की सिपिया पलकों के नशे में नहीं वरन उसकी आंखों के आंसू सुखाने के लिए उसकी पलकों पर होठ रख देता है, जीवन के उस क्षण में पुरुष जिस नारी से सहानुभूति रखता है, उसके मन की पराजय को भुलाने के लिए वह नारी को बाहुपाश के नशे में बहला देना चाहता है। लेकिन इन बाहुपाशों में प्यास जरा भी नहीं होती, आग जरा भी नहीं होती, सिर्फ नारी को बहलावा देने का प्रयास मात्र होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि चंदर के मन पर छाया हुआ पम्मी के रूप का गुलाबी बादल उचटता जा रहा था, नशा उखड़ा सा रहा था। लेकिन चंदर पम्मी को दूर ही नहीं करना चाहता था, वह भरसक पम्मी को बहलाए रखता था। लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं फिर अंतर्द्वंद्व का एक तूफान चलने लगा था। गैसू ने उसके सामने उसकी साल भर पहले की जिंदगी का वह चित्र रख दिया था, जिसकी एक झलक उस अभागे को पागल कर देने के लिए काफी थी। चंदर जैसे तैसे मन को पत्थर बनाकर, अपनी आत्मा को रूप की शराब में डुबोकर, अपने विश्वासों में छलकर उसको भुला पाया था, उसे जीता पाया था। लेकिन गैसू ने और गैसू की बातों ने जैसे उसके मन में मूर्छित पड़ी अभिशाप की छाया में फिर प्राण प्रतिष्ठा कर दी थी और आधी रात के सन्नाटे में फिर चंदर को सुनाई देता था कि उसके मन में कोई काली छाया बार बार सिसकने लगती है और चंदर के हृदय से टकराकर वह रुदन बार बार कहता था, देवता, तुमने मेरी हत्या कर डाली। मेरी हत्या, जिसे तुमने स्वर्ग और ईश्वर से बढ़कर माना था। और चंदर इन आवाजों से घबरा उठता था। विस्मरण की एक तरंग जहां चंदर को पम्मी के पास खींच लाई थी, वहां अतीत के स्मरण की दूसरी तरंग उसे वेग में उलझाकर जैसे फिर उसे दूर खींच ले जाने के लिए व्याकुल हो उठी। उसको लगा कि पम्मी के लिए उसके मन में जो मादक नशा था, उस पर ग्लानि का कोहरा छाता जा रहा है और अभी तक उसने जो कुछ किया था, उसके लिए उसी के मन में कहीं न कहीं पर हल्की सी अरुचि झलकने लगी थी। फिर भी पम्मी का जादू बदस्तूर कायम था। वह पम्मी के प्रति कृतज्ञ था और वह पम्मी को कहीं, किसी भी हालत में दुखी नहीं करना चाहता था। भले वह गुनाह करके अपनी कृतज्ञता जाहिर क्यों न कर पाए, लेकिन जैसे बिनती के मन में चंदर के प्रति जो श्रद्धा थी, वह नैतिकता अनैतिकता के बंधन से ऊपर उठकर थी, वैसे ही चंदर के मन में पम्मी के प्रति कृतज्ञता पुण्य और पाप के बंधन से ऊपर उठकर थी। बिनती ने एक दिन चंदर से कहा था कि यदि वह चंदर को असंतुष्ट करती है, तो वह उसे इतना बड़ा गुनाह लगता है कि उसके सामने उसे किसी भी पाप पुण्य की परवाह नहीं है। उसी तरह चंदर सोचता था कि संभव है कि उसका और पम्मी का ये संबंध पापमय हो, लेकिन इस संबंध को तोड़कर पम्मी को असंतुष्ट और दुखी करना इतना बड़ा पाप होगा जो अक्षम्य है। लेकिन वह नशा टूट चुका था, वह सांस धीमी पड़ गई थी। अपनी हर कोशिश के बावजूद वह पम्मी को उदास होने से बचा ना पाता था। एक दिन सुबह जब वह कॉलेज जा रहा था कि पम्मी की कार आई। पम्मी बहुत ही उदास थी। चंदर ने आते ही उसका स्वागत किया। उसके कानों में एक नीले पत्थर का बूंदा था, जिसकी हल्की छां गालों पर पड़ रही थी। चंदर ने झुककर वह नीली छां चूम ली। पम्मी कुछ नहीं बोली, वह बैठ गई और फिर चंदर से बोली, मैं लखनऊ जा रही हूँ कपूर। कब आ जाए? हाँ, अभी कार से। क्यों? यूं ही, मन उब गया। पता नहीं कौन सी छां मुझ पर छा गई है। मैं शायद लखनऊ से मसूरी चली जाऊं। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, पहले तो तुमने बताया नहीं। तुम्ही ने कहाँ पहले बताया था? क्या? कुछ भी नहीं। अच्छा, चल रही हूँ। सुनो तो। नहीं, अब रोक नहीं सकते तुम। बहुत दूर जाना है चंदर। वह चल दी। फिर वह लौटी और जैसे युगों युगों की प्यास बुझा रही हो, चंदर के गले में झूल गई और कस लिया चंदर को। 5 मिनट बाद सहसा वह अलग हो गई और फिर बिना कुछ बोले अपनी कार में बैठ गई। पम्मी, तुम्हें हुआ क्या ये? कुछ नहीं, कपूर। पम्मी कार स्टार्ट करते हुए बोली, मैं तुमसे जितनी ही दूर रहूं उतना ही अच्छा है।
मेरे लिए भी, तुम्हारे लिए भी। तुम्हारे इन दिनों के व्यवहार ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। चंदर सिर से पैर तक ग्लानि से कुंठित हो उठा। सचमुच वह कितना अभागा है। वो किसी को भी संतुष्ट नहीं रख पाया। उसके जीवन में सुधा भी आई और पम्मी भी। एक को उसके पुण्य ने उससे छीन लिया, दूसरी को उसका गुनाह उससे छीने लिए जा रहा है। जाने उसके ग्रहों का मालिक कितना क्रूर खिलाड़ी है कि हर कदम पर उसकी राह उलट देता है। नहीं, वो पम्मी को नहीं खो सकता। उसने पम्मी का कॉलर पकड़ लिया। पम्मी, तुम्हें हमारी कसम है, बुरा मत मानो। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। पम्मी हंसी, बड़ी ही करुण लेकिन सशक्त हंसी। अपने कॉलर को धीमे से छुड़ाकर चंदर की अंगुलियों को कपोलों से दबा दिया और फिर वक्ष के पास से एक लिफाफा निकालकर चंदर के हाथों में दे दिया और कार स्टार्ट कर दी। पीछे मुकर नहीं देखा, नहीं देखा। कार कड़ुए धुएं का बादल चंदर की ओर उड़ाकर आगे चल दी। जब कार ओझल हो गई, तब चंदर को होश आया कि उसके हाथ में एक लिफाफा भी है। उसने सोचा, फौरन कार लेकर जाए और पम्मी को रोक ले। फिर सोचा, पहले पढ़ तो ले, ये है क्या चीज। उसने लिफाफा खोला और पढ़ने लगा। कपूर, एक दिन तुम्हारी आवाज और बटी की चीख सुनकर अपूर्ण वेश में ही अपने श्रृंगार गृह से भाग आई थी और तुम्हें फूलों के बीच में पाया था। आज तुम्हारी आवाज मेरे लिए मूक हो गई है और असंतोष और उदासी के कांटों के बीच में तुम्हें छोकर जा रही हूँ इसलिए कि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही। झूठ क्यों बोलूं? अब क्या, कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही थी, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारा दुरुपयोग किया। झूठ क्यों बोले? तुम मेरे पति से भी अधिक समीप रहे हो। तुमसे कुछ छिपाऊंगी नहीं। मैं तुमसे मिली थी जब मैं एकाकी थी, उदास थी। लगता था कि उस समय तुम मेरी सुनसान दुनिया में रोशनी के देवदूत की तरह आए थे। तुम उस समय बहुत भोले, बहुत सुकुमार, बहुत ही पवित्र थे। मेरे मन में उस दिन तुम्हारे लिए जाने कितना प्यार उमड़ आया। मैं पागल हो उठी। मैंने तुम्हें उस दिन सेलामी की कहानी सुनाई थी, सिनेमा घर में। उसी अभागिन सेलामी की तरह मैं भी पैगंबर को चूमने के लिए व्याकुल हो उठी। देखा, तुम पवित्रता को प्यार करते हो। सोचा, यदि तुमसे प्यार ही जीतना है, तो तुमसे पवित्रता की ही बातें करूं। मैं जानती थी कि सेक्स प्यार का आवश्यक अंग है, लेकिन मन में तीखी प्यास लेकर भी मैंने तुमसे सेक्स विरोधी बातें करनी शुरू की। मुंह पर पवित्रता और अंदर में भोग का सिद्धांत रखते हुए भी मेरा अंग अंग प्यासा हो उठा था। तुम्हें होठों तक खींच लाई थी, लेकिन फिर साहस नहीं हुआ। फिर मैंने उस छोकरी को देखा, उस नितांत प्रतिभाहीन दुर्बलमना छोकरी मिस सुधा को। वो कुछ भी नहीं थी, लेकिन मैं देखते ही जान गई थी कि तुम्हारे भाग्य का नक्षत्र है। जाने क्यों उसे देखते ही मैं अपना आत्मविश्वास खोसा बैठी। उसके व्यक्तित्व में कुछ न होते हुए भी कम से कम अजब सा जादू था। यह मैं भी स्वीकार करती हूँ, लेकिन थी वह छोकरी ही। तुम्हें न पाने की निराशा और तुम्हें न पाने की असीम प्यास, दोनों के पीस डालने वाले संघर्ष से भागकर मैं हिमालय में चली आई। जितना तीखा आकर्षण होता है कपूर, कभी कभी नारी उतनी ही दूर भागती है। अगर कोई प्याला मुंह से न लगाकर दूर फेंक दे, तो समझ लो कि वो बेहद प्यासा है, इतना प्यासा कि तृप्ति की कल्पना से भी घबराता है। दिन रात उस पहाड़ी की धवल चोटियों में तुम्हारी निगाहें मुस्कराती थीं, पर मैं लौटने का साहस न कर पाती थी। लौटी तो देखा कि तुम अकेले हो, निराश हो, और थोड़ा थोड़ा उलझे हुए भी हो। पहले मैंने तुम पर पवित्रता की आड़ में विजय पानी चाहिए थी, अब तुम पर वासना का सहारा लेकर छा गई। तुम मुझे बुरा समझ सकते हो, लेकिन काश कि तुम मेरी प्यास को समझ पाते, कपूर। तुमने मुझे स्वीकार किया, वैसे नहीं जैसे कोई फूल शबनम को स्वीकार करे। तुमने मुझे उस तरह स्वीकार किया जैसे कोई बीमार आदमी माफिया अफीम के इंजेक्शन को स्वीकार करे। तुम्हारी प्यासी और बीमार प्रवृत्तियां बदली नहीं, सिर्फ बेहोश होकर सो गईं। लेकिन कपूर, पता नहीं किसके स्पर्श से वे एकाएक बिखर गईं। मैं जानती हूँ, इधर तुम में क्या परिवर्तन आ गया है। मैं तुम्हें उसके लिए अपराधी नहीं ठहराती, कपूर। मैं जानती हूँ तुम मेरे प्रति अब भी कितने कृतज्ञ हो, कितने स्नेहशील हो, लेकिन अब तुम में वह प्यास नहीं, वह नशा नहीं।
तुम्हारे मन की वासना अब मेरे लिए एक तरस में बदलती जा रही है।